हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मस्त, ठीक है, मस्त का ही काम है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फिजिक्स। क्लास 9 से स्टार्ट होती है फिजिक्स की। 8 तक तो हमने फिजिक्स जानते हैं कि लाइट पड़ा हुआ है, साउंड पड़ा हुआ है, वो फिजिक्स है। बट जो ऑफिशियल होता है फिजिक्स स्टार्टिंग, वो होता है 9th से। तो 9th में हम आ गए हैं, तो फिजिक्स हमें जानना है कि फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि फिजिक्स क्या होता है। तो मैं बता दूं, फिजिक्स वर्ल्ड का जितने भी सब्जेक्ट बने, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। एक फिजिसिस्ट हैं, एक फिजिक्स के टीचर थे और साइंटिस्ट भी हैं। उन्होंने बात बोला था, मैं उनका नाम बताऊंगा। उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी टीचर अगर किसी बच्चे को फिजिक्स नहीं समझा पा रहा है तो वो क्राइम कर रहा है। शायद मैं भी नहीं समझा पाऊं तो मैं भी क्राइम कर रहा हूं, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्राइम ना करूं, ठीक है। फिजिक्स इसलिए बोला जाता है ना कि फिजिक्स में क्या है, कोई भी चीज रटना नहीं है। फिजिक्स एक ऑब्जर्वेशन होता है। फिजिक्स एक ऑब्जर्वेशन। पहले हम देखते हैं डिफिनीशन, उसके बाद में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फिजिक्स होता क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस का ब्रांच होता है जो डील करता है, डील्स विथ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। 2-3 बार डिफिनीशन पढ़िए, शायद समझ में आ जाए तो मुझे बता दीजिए। फिजिक्स कभी भी डिफिनीशन से नहीं पढ़ी जाती। कभी भी आप सोचोगे कि डिफिनीशन देख लिया काम हो गया। हाँ, आपके बोर्ड में थियरी में काम आ सकता है, लेकिन आपको अगर लव करना है फिजिक्स से तो कभी भी डिफिनीशन से नहीं जाना है। क्यों? अगर मैं भी अपने आप को बता दूं कि अगर कभी भी किसी भी चीज का अगर एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूं, यानी कि मुझे सही में क्लियर मुझे ही नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि सारी चीजों को एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करता चलो। अगर एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं तो समझना वो मुझे नहीं आता। समझ रहे हो? तो कोई भी चीज फिजिक्स में बिना एग्जाम्पल का नहीं होता। ये है तो आपको लिखने के लिए काम आएंगे। 1 मार्क्स में आ गया तो आप लिख सकते हो, मार्क्स तो मिल सकते हैं, बट जो प्यार है ना, वो प्यार नहीं हो पाएगा। आपको प्यार करने के लिए समझना पड़ेगा। ये बोल रहा है ना कि साइंस का एक ब्रांच होता है फिजिक्स, साइंस का ब्रांच होता है। इस ब्रांच के अंदर हम नेचर और कुछ मैटर के प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। ये तो वो डिफिनीशन की बात हुई। लेकिन क्या हुआ कि एक हमारे बहुत ग्रेटेस्ट टीचर एवर, मतलब आज तक जितने भी टीचर हुए उसमें सबसे बड़ा जो टीचर हुए हैं, मतलब इनसे अच्छा कोई टीचर ही नहीं है। फील करा देते थे नहीं बोलूंगा क्योंकि आज भी ये जिंदा है, मतलब अमर है ये। इनका नाम है रिचर्ड, सर मैं बोल रहा हूं, रिचर्ड फिलिप। कहीं कहीं आपको रिचर्ड पी लिखा मिलेगा, रिचर्ड फिलिप FEYN फेनमैन, ठीक है। ये रसिया के थे, लेकिन इनका जन्म कहां हुआ था? अमेरिका में हुआ था। जो एटम बम बना था ना, जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया था, उसके कमेटी के ये मेंबर थे, यही उसमें बनाने वाले मेन थे। रिचर्ड फिलिप फेनमैन ने यही बोले थे सर कि अगर कोई टीचर फिजिक्स नहीं समझा पा रहा है, यानी कि वो क्राइम कर रहा है। आ रहा समझ में? तो फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, एकदम इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो आपको दिखेंगी। जैसे मैं केमिस्ट्री में बात करूं, केमिस्ट्री में CO2 NO2 ये सारी चीज दिखती नहीं है, हमें मानना पड़ता है। मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में अकबर बीरबल इन सबको मानना पड़ता है, लेकिन यहां क्या है, सारी चीजें हमें दिख रही हैं। आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हो। इनका ही एक स्टेटमेंट है कि मुझे उस क्वेश्चन को सुनना ज्यादा अच्छा लगता है जिसका आंसर मेरे पास नहीं होता। मतलब ये क्वेश्चन सुनना पसंद करते थे। देखिए इन्होंने क्या बोला, फिजिक्स को इन्होंने डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? आप लोगों में से चेस किसको खेलने आता है? बोलिए, मैं सुन रहा हूं, सबको आता है। चलिए मान लीजिए कि आपको एकदम नहीं आता, एकदम मान लो कि नहीं आता, ब्लैंक कर लो दिमाग को चेस के बारे में। हुआ क्या, इन्होंने ऐसे समझाया कि ये चेस बोर्ड है, अभी मत काउंट कर लेना सर 64 नहीं है, एक चेस बोर्ड है।
चेस बोर्ड पे इधर ए बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, दोनों प्लेयर हैं। यहां पे एक ग्लास है, मिरर का, ग्लास का दीवार है, यहां पे एक सी ऑब्जर्वर है। कौन है? सी। ये क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ऑब्जर्वर। ये क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दो प्लेयर हैं, दो प्लेयर चेस खेल रहे हैं। इनको चेस नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, सी वाले को चेस नहीं आता। अब ये देख रहे हैं कि एक कौन सा चाल चल रहा है, सैनिक को कितने दूर ले जाके कैसे चला रहा है, कैसे मार रहा है, हाथी कैसे चल रहा है, वजीर कैसे चल रही है, ये सारी चीजें मतलब देख रहा है। इसको ये भी नहीं पता कि ये गोटियों का नाम क्या होते हैं। धीरे धीरे इसने एक गेम देखा, कुछ नहीं समझ में आया, दो गेम देखा, 3, 4, 5, ऐसे करते करते इसने मन में एक क्या बना लिया, पैटर्न बना लिया कि अच्छा ये इतने कदम चल रहा है। जैसे इसने मान लिया कि सैनिक सीधे चलता है, फिर देख रहा है कि मतलब तिरछे भी मार सकता है। मुझे भी ज़्यादा नहीं आता, मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो इसने क्या किया कि एक गेम देखा, इसमें से कुछ निकला, दूसरे में कुछ निकला, तीसरे में मतलब कुछ में कुछ कमियां भी रह रही हैं। ऐसे ये 10th गेम तक अगर पहुंचे तो ये ज़्यादा क्लियर नहीं हो जाएगा कि गेम कैसे खेला जा सकता है। हो सके कि ना समझ में आए तो 100, मतलब ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है किसको, चेस को, जिसके बारे में इसको कुछ नहीं पता। ऐसे ही फिजिक्स है, नेचर बना के दे दिया। जैसे समझिए ऐसे सैमसंग की मोबाइल या नोकिया की मोबाइल है, हमारे पास आ गई, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं, हमारे सामने आ गया, उसका मैनुअल गाइड ना दिया हो तो हम कैसे उसको ऑपरेट करेंगे। ऐसे ही नेचर हमें बना के दे दिया, हमें जमीन पे भेज दिया, हमें धरती पे भेज दिया, नेचर में हम आ गए, हमारे पास कोई मैनुअल नहीं दिए, भगवान ने हमें कोई मैनुअल नहीं दिया जिससे हम समझ पाए कि बारिश क्यों होता है, इवेपोरेशन क्यों होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, गाड़ी क्यों चल रही है, पक्षी क्यों उड़ रही है, एरोप्लेन कैसे, मतलब ये सारी चीजें हम बाद में समझ के बनाए। मतलब ये समझिए कोई किस चीज से चल रही है हमें नहीं पता, नेचर है, हमें उसको ऑब्जर्व करना है, हमारे पास कोई मैनुअल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते गए, ऑब्जर्व करते गए, 1 किए, 2 किए, 10 किए, 15 किए, 20 किए, 100 रिजल्ट आए, 100 एक्सपेरिमेंट किया, मान लो 99 से हुए, लास्ट वाला 100 गलत हो गया, तो वो क्या है, अब अभी हम नेचर को नहीं जान पाए। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम अगला एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे। तो क्या समझ में आया, फिजिक्स को इन्होंने क्या बोला था कि एक ऑब्जर्वेशन है, नेचर का ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है, नेचर को ऑब्जर्व करते चलो। इनका बहुत बड़ा मतलब इनको 1965 में, हाँ 1965 में नोबेल मिला था। इनके बारे में आप एक बार देख लेना, कहीं से नोबेल प्राइज मिला था 1965 में, 2 और साइंटिस्ट थे उनके साथ। यहां तक समझ में आया, क्या समझ में आया आपको? फिजिक्स होता है जो नेचर के साथ डील करता है, नेचर की जितनी भी चीजें होती है उनके बारे में जानने के लिए हमें फिजिक्स का यूज होता है। फिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है जो थियरी दे दिया गया पढ़ लिए, फिजिक्स ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। मतलब ये नहीं कि आप दिल की सुनो, दिल का नहीं सुनना है, इसमें सब कुछ देखना है, ऑब्जर्व करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तब हमें रिजल्ट देना है। जो भी हम रिजल्ट आज पढ़ते हैं, जो भी आज चैप्टर मोशन पढ़ने जाएंगे, ये क्या है, कई सारे साइंटिस्ट जो हुए हैं वो साइंटिस्ट अपना ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके हमें क्या दिए, कुछ रिजल्ट दिए, उसी रिजल्ट को हम पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिक्स। और ये कैसा फिजिक्स है जो हम पढ़ने जाएंगे आज, वो क्लासिकल फिजिक्स है। जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, क्लासिकल फिजिक्स। यहां तक समझ में आया? ठीक है। तो अब मैं बात करूं, जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने पड़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं, जैसे किसी भी मैटर को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी मटेरियल को हम मेजर कर पा रहे हैं तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपको सर सबको तो मेजर कर सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए सर मार्कर कितनी लंबी है, बोर्ड कितना लंबा है, हम कितने दूर चले हैं, कितना लीटर पानी पिए हैं और तेल कितनी है गाड़ी में, ये सारी चीज़ क्या है सर, मेजर कर सकते हैं। सर ऐसा क्या है सर जो जिसको हम मेजर नहीं कर पाए? वो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं जिसको हम मेजर नहीं कर पाए। जैसे आपने बॉलीवुड मूवी देखा होगा, उसमें बोलते हैं कि गाने में सुना, मैं तुम्हें इतना प्यार करूं हद से ज़्यादा, तो वो अगर सामने वाला हीरो चाहे हीरोइन पूछ ले उससे कि भाई बताओ मुझे कितना प्यार करते हो, तो क्या बोलता है हीरो चाहे हीरोइन, इतना इतना इतना, मतलब वो क्या करता है, वो भरमाने का काम करने लगता है। हीरो चाहे हीरोइन को, अपने अपोजिट वाले को वो भरमाने का काम करने, बता नहीं पाता कि 4 लीटर प्यार करता हूँ, कि 5 kg प्यार करता हूँ, कि 3 किलोमीटर प्यार करता हूँ, नहीं बता पाता। मतलब वो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस तो कर पाता है लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं बता पाता, उसको मेजर नहीं कर पाता। ठीक है। तो वो क्या करता है, बहाने बांधने लगता है कि तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा,
मेजर नहीं कर पाता, तो ये सब बहाने होते हैं। लेकिन फिजिक्स में क्या होते हैं, हमें मेजरमेंट करना होता है। तो मतलब कोई भी चीज ऑब्जर्वेशन के मेजरमेंट करना पड़ेगा। वो फिजिक्स में जितनी भी मेजरमेंट टर्म्स आएंगे वो क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखते हैं, ठीक है, इसको नोट्स कर लीजिए। यहां पे फिजिकल क्वांटिटीज की क्या है, डेफिनेशन है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, ये किसी मटेरियल का गुण होता है या किसी सिस्टम का गुण होता है जिसको हम मेजर कर पाए। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए डेफिनेशन फिजिक्स में याद रखिए, नंबर पाना है, लेकिन फिजिक्स को हम समझ नहीं पाएंगे अगर डेफिनेशन पे जाएंगे। तो फिजिक्स को फील करना है, हमें फील करना है कि फिजिक्स होता क्या है। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज हमें तो पहले ही बोल चुका हूं कि ये जो लिख रहा हूं मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपके नोट्स बनते चले। फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसको हम मेजर कर पाए। जैसे इस बोर्ड की लंबाई अगर मान लीजिए 6 फीट है, तो 6 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट क्या हो गया, फीट। जैसे मान लीजिए मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं 6 न्यूटन का, न्यूटन एक यूनिट होती है, 6 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, n क्या हो गया, यूनिट हो गया। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज वो होते हैं जैसे किसी भी चीज को मेजर करो आप, तो एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है। आया समझ में। फिजिकल क्वांटिटी टर्म्स होते हैं जो भी जिसका मेजरमेंट किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी है। अभी बताया जो इमोशंस होते हैं और फीलिंग्स होते हैं उनको क्या मेजर नहीं कर पाते। अब क्या हुआ कि मतलब दुनिया में हर कंट्री अलग अलग है, हर कंट्री की अपनी भाषा है, हर कंट्री का अपना राजा होता था पहले। तो क्या कोई फुट में मापता था, कोई फैथम में मापता था, कोई पाम में, स्पैन बोलते थे। मतलब क्या करता था, सबके अलग अलग मेजरमेंट होते थे। दुनिया की जो फिजिक्स थी वो समझ में नहीं आती थी। अमेरिका में कोई अगर रिसर्च हुआ, इंडिया वाला नहीं समझ पाएगा, वहां पाउंड में चल रहा है, यहाँ केजी में काम हो रहा है, शेर में काम हो रहे हैं, होते ना। यहाँ पे इंडिया में शेर बोले जाते थे पहले, पौने बोले जाते थे, तो उन सब में काम हो रहा है। तो अमेरिका वाला रिसर्च इंडिया वाला नहीं समझ पाया, इंडिया का रिसर्च जापान वाला नहीं समझ पाता था, तो फिजिक्स समझना मुश्किल हो जाता था। तो इसके लिए एक सिस्टम बना SI यूनिट के लिए। इसने बोला कि पूरी दुनिया, ये डॉन है, इसने बोला कि पूरी दुनिया मेरे द्वारा कही गई ही यूनिट मानेगी, वही फिजिकल क्वांटिटी अपना यूनिट लेके आएगा, वही यूनिट एक्सेप्टेबल होगा पूरे वर्ल्ड में। इससे क्या होगा कि हमें फिजिक्स समझने में आसानी होगी। मतलब वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है, हमें किसी को समझाना है, कहीं अगर मान लो मैं किसी और यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ मेरी भी भाषा वो समझ पाए। मैं अगर न्यूटन लिख रहा हूँ तो समझे कि न्यूटन होता क्या है, फीट लिख रहा हूँ समझे फीट क्या होता है। मैं यहाँ देसी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, ना अमेरिका अपना कर सकता है। तो SI यूनिट बना। SI यूनिट में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आई। यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें फिजिक्स में लर्न करने हैं। ये 11th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आपके सिलेबस में ये बता रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ना है ना हमें, तो फिजिक्स को फील करते हुए पढ़ें। पहले तो फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स में जो मेजरमेंट होता है उसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। इसके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। इसी के आधार पर 7 के अलावा देखिए बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मतलब 1000 के लगभग है। तो इनको 1000 कहाँ से, ये इन्हीं 7 से वो डिराइव हो जाएंगे, इन्हीं 7 से वो डिराइव हो जाएंगे। वो 7 है क्या, देखते हैं ना। सबसे पहले लेंथ, दूसरा देखिए लेंथ मापना है। लेंथ किस में मापते हैं हम, कोई सेंटीमीटर में, फुट में, किलोमीटर में, मीटर में, ठीक है। तो यहां बोला गया, SI बोला ये सिस्टम कि लेंथ को हम कब हमेशा किस में करेंगे, मीटर में, ठीक है। उसके बाद आया मास वर्ल्ड में कहीं पे पाउंड में हो रहा था यूनिट उसकी, कहीं केजी में हो रहा था, क्विंटल में हो रहा था, मतलब कई सारी चीजें में हो रहा था। तो मास किस में लेना पड़ेगा, ये बोला कि हमेशा तुम्हें मास केजी में लेना पड़ेगा, न ग्राम में ले सकते हो, न पाउंड में ले सकते हो, आप किस में लोगे, हमेशा केजी। मतलब फिजिक्स में हम मीटर में, लेंथ को मीटर में लेंगे, मास को केजी में लेंगे, अगर सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम। ये इसलिए बता रहा हूं कि जो भी हमारे न्यूमेरिकल होते हैं हम फंस जाते हैं कि सर ऐसा क्यों, सेंटीमीटर में क्यों नहीं कर पाए। तो SI जी ने बोला है, ये जो डॉन साहब हैं, कि ऐसे ही करना है तुम्हें।
अब आता है टाइम। टाइम कहीं आवर में हो सकता है, डेज में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, लेकिन इन्होंने बोला किस में करना है, सेकेंड में। ठीक है, उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में बोला, केल्विन हो सकता है, डिग्री सेल्सियस हो सकता है, फ़ारेनहाइट हो सकता है, तो इन्होंने किस में बोला, केल्विन में। याद रखिएगा कितने हो गए, 1 2 3 4। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को बोला इन्होंने कि एम्पियर में, किसमें, एम्पियर में। उसके बाद से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है उसका कितना अमाउंट है केजी में, ये नहीं नापेंगे हम, ये 11th फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, बस यहां नाम सुन लो, मोल, MOLE, मोल। ठीक है, 7th वाला ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि मतलब जो ये लाइट जल रही है, जो मेरे चेहरे आपको दिख रहे हैं, इसकी तीव्रता कितनी है। लाइट को तो हम नहीं माप सकते, लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना, लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी है, ये इसका होता है कैंडेला, CANDELA। मैं एक बार चेक कर लो दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है। तो 7 कौन कौन से हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन्हीं सातों का यूज करके हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, स्पीड। स्पीड है, इसमें स्पीड है क्या, नहीं है। अब हम टेंशन में पड़ गए, सर स्पीड की हम यूनिट कैसे निकाले सर, इन सब के तो यूनिट बता दिए साई साहब ने कि आप ये यूज कर सकते हो। तो इन्हीं 7 का यूज करके देखते हैं ना। स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर इसमें तो डिस्टेंस भी नहीं दिख रहा है, तो डिस्टेंस को लेंथ बोल सकते हैं ना, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम को टी। अब एक मैं आगे चीज बता दूंगा, देखिए इसका डायमेंशन हो जाएगा LT पावर -1, MLT बोलते हैं, M के पावर 0, LT मान L, देखो MLT, चलो ये नहीं बता रहा फिर ज्यादा हो जाएगा। LT, तो L क्या है, लेंथ का क्या यूनिट है, मास, और टाइम का मास पर सेकेंड। ओ सॉरी मास बोल रहा हूं, मीटर पर सेकेंड। स्पीड की समझ में आ गई। अब कहोगे सर कुछ और ध्यान दो जिसका आपको पता हो फॉर्मूला, शायद एरिया का। सर एरिया इसमें दिख रहा है, नहीं सर एरिया तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, मतलब L इंटू L, यानी कि मीटर स्क्वायर। आ रहा समझ में? तो कोई भी डिराइव हम कर सकते हैं इन सातों को यूज करके। समझ में आ रहा है? फंडामेंटल, अगर आपको पता करने के फंडामेंटल क्वांटिटीज है कि नहीं, ठीक है, तो आप देखना कि उससे कोई रिलेटेड अगर फॉर्मूला बन रहा है तो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होंगे। अभी मैं ये नहीं बात बोल सकता क्योंकि ये सारी चीज़ आगे बताऊंगा, बस इतना याद रखना हमने बात क्या किया है। देखिए फिजिक्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, और 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। अब इसी फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ स्केलर होते हैं और कुछ वेक्टर होते हैं। एक स्केलर क्वांटिटीज होते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिसका मेजरमेंट करने पे बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए और एक यूनिट आ जाए। क्या आ जाए? एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए और एक यूनिट आ जाए, वो क्या हो जाएंगे? स्केलर हो जाएंगे। मतलब वो मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। एक मैग्नीट्यूड आ जाए, वो संतुष्ट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड होने से ही अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस कर पाए। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड होने पे अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, केवल मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ उसके पास डायरेक्शन हो
तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। चलिए इसको करिए, उसके बाद मैं उसको समझा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप के होते हैं। एक स्केलर क्वांटिटीज होती है, एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। जो स्केलर देखिए दो ही नहीं होते, और भी होते हैं, जैसे करंट हो गया तो उसके लिए अलग होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हल्का हल्का सा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि फिजिक्स ऐसे ही हार्ड है। इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं। फिजिक्स कैसे चेस से द्वारा हम समझ पाए कि फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स में कई सारे क्वांटिटीज आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, उनसे ही सारा हम निकाल पाएंगे। आप बताते चलेंगे आगे आपको। स्केलर में स्केलर को एक्सप्रेस करने के लिए केवल क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होता था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और प्लस यूनिट होगा, ठीक है। जैसे मैं बात बोलूं कि मुझे 1 मीटर कपड़ा दो, किसी दुकान पे जाके बोला कि 1 मीटर कपड़ा दो, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेंथ की। तो कहीं से दे सकता है ना, उतना ही कपड़ा आएगा। वो बीच से फाड़ के दे, लास्ट से दे, शुरू से दे, कहीं से दे। वो लेंथ में 1 मीटर मांगू तो कहीं से 1 मीटर ही आएगा ना। यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मतलब मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल आ गया, यूनिट आ गया, कंप्लीट। जैसे मैं बोलूं आपसे कि मुझे 2 kg क्या लाइए, शुगर लाइए, चीनी लाइए, शक्कर लाइए। तो 2 kg चीनी आप कहीं किसी दुकान से लाओ, चाहे आप इधर से लाओ, चाहे उधर से लाओ, चाहे इधर से लाओ, वो 2 kg ही आएगी। समझ में आ रहा है। यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मास। मास भी क्या होगा, 2 kg। 2 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या हो गया, यूनिट हो गया। मतलब स्केलर वो होते हैं जो एक न्यूमेरिकल और यूनिट से अपना काम पूरी तरह एक्सप्रेस कर पाए। मतलब मास अगर 2 kg बोलो तो एकदम क्लियर है आपका कि सर हाँ अब सही बोल रहे हो, 2 kg लाना है। उसमें और एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना पड़ेगा कि आप इसी दुकान से लाना, मतलब आप इधर जाके ही लाना, इधर जाओगे तभी 2 kg आ पाएगा, इधर जाओगे तो नहीं आएगा। आ रहा समझ में। अब बात करते हैं सदिश राशियां, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्शन ना हो तो ये अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, मतलब अपनी वैल्यू चेंज कर लेगा। मेरी बात समझ लो। इसमें डायरेक्शन ना दूं मैं कि आप इधर से 2 kg लाओ, इधर से 2 kg लाओ, इधर से 1 मीटर कपड़ा दो, तो क्या हो रहा है, चेंज कर पा रहा है अपने आप को, नहीं कर पा रहा है। टाइम की बात करूं मैं, टाइम तो 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कहीं भी आप बात करो तो उसमें टाइम का मतलब कोई डायरेक्शन की लिमिट नहीं है। तो टाइम भी किस में आ जाएगा, स्केलर में। तो सर वेक्टर में क्या आएगा, तो वेक्टर में देखिए, वेक्टर में ऐसा समझिए, मैं खड़ा हूं, मैं आपसे बोला कि 10 न्यूटन, ऐसे समझ लो कि न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, एक फोर्स की। मैं आपसे बोला कि मुझ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। कोई आया इधर से लगा दिया, तो मैं क्या हुआ, इधर मूव हो गया। समझ रहे हो, 10 न्यूटन इधर लगाया तो इधर मूव हो गया, इधर लगाया तो इधर से मूव हो गया, इधर आया तो इधर हो गया। मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड हो रहा है। हमारे इधर से लगाया तो हम इधर मूव हुए, मतलब जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे। फोर्स 2 न्यूटन। जो भी यूनिट, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसके ऊपर फोर्स और एक एरो होता है, तीर जैसा निशान, ठीक है, फोर्स। जैसे ऐसे समझिए, एक दरवाजा है, दरवाजा बंद है, ऐसे समझिए ना, एक दरवाजा है, दरवाजा बंद है। मेरे दोस्त ने बोला कि जाके उस पर 4 न्यूटन का फोर्स लगाओ, दरवाजा खुल जाएगा। दरवाजा मान लो इधर खुल रहा है, मैं इसके पीछे से जाके इधर से फोर्स लगाऊं, जैसे दरवाजा इधर खुल रहा है मेरी साइड, मैं इधर जाके 4 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा। उधर से लगाऊं तो ही खुलेगा। तो फोर्स कैसा हुआ, समझ में आया? बिना डायरेक्शन का मैं बोल ही नहीं सकता। अगर इसको डायरेक्शन ना बोल दूं तब तक ये क्या होगा, अपना काम ही नहीं करेगा, पूरे तरह से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। 4 न्यूटन फोर्स लगाइए, सर किधर लगाऊं आप पूछ दोगे, लेकिन इसमें नहीं पूछ सकते थे 2 kg शुगर के बारे में कि सर किधर से। तो जो चीजें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाए,
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के वो क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें एक और एग्जांपल हो गया एक्सीलरेशन, मैं आगे बताऊंगा एक्सीलरेशन क्या होता है, यही बता दूं। जैसे आप एक्सीलरेटर ले रहे हो तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेटर ले रहे हो उसी डायरेक्शन में जाएगा। ब्रेक ले रहे हो तो क्या होगा, स्पीड कम होने लगेगी। तो एक्सीलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को लिखने के लिए ऐसे होता है, ठीक है। आ रहा समझ में। हमने क्या डिस्कस किया, फिजिक्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज होते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम बढ़ रहे हैं अपने 9th क्लास की तरफ। यहां तक तो हम क्या कर रहे थे, फिजिक्स के बारे में कुछ इंटरेस्ट ले रहे थे। और देखिए फिजिक्स इंटरेस्टिंग है रियल में। आप अपने से जितना क्वेश्चन कर पाओ सारे फिजिक्स हैं। आपके अगल बगल जो भी चीजें दिख रही है सब फिजिक्स है। सर लाइट क्यों जल रहा है, सर आप कैसे इस पे लिख दे रहे हो, सर मार्कर से कैसे लिख दे रहे हो इस पे, तो भी क्या है फ्रिक्शन से लिख पा रहे हैं, ये आपको पता होगा। मैं आपसे बात कर पा रहा हूं साउंड के थ्रू, कैसे बात कर रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो, सब कुछ फिजिक्स है। तो फिजिक्स एकदम नॉर्मली समझते चलते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ जिसका नाम है मोशन, ठीक है। इसको आप नोट करिए। तो आप लोग तैयार हैं क्या पढ़ने के लिए, मोशन। जो आपके 9th का कब से बेचैन हो रहे होगे, सर मोशन बताइए ना सर, क्या सर कब से फिजिक्स का डिफिनीशन बताने में लगे हुए हो, ठीक है। तो वो बिना समझे समझ में नहीं आएगा। तो मोशन की बात करूं मैं, तो मोशन जो चैप्टर है ये एक फिजिक्स का और ब्रांच आता है। फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, करेंट हो गया, ऑप्टिक्स हो गया। उसी में एक ब्रांच होता है, फिजिक्स का एक ब्रांच होता है जिसका नाम होता है मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स के अंदर क्या आता है, मोशन। फिजिक्स का एक ब्रांच होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में उन सब चीजों की बात करते हैं हम जिसमें कोई बॉडी मूव हो रही है, मोशन में हो, तो उसको मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। पूरे 11th में हमें मैकेनिक्स बहुत ज्यादा पढ़ना है, और आपके 9th में भी मैकेनिक्स स्टार्ट हो गया, समझो मोशन से। फिर मैकेनिक्स का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम कोई बॉडी मूव हो रही है उसकी बात करते हैं। मैकेनिक्स का पार्ट है तो इसमें भी मोशन की बात होगी, लेकिन इसमें यह नहीं बताया जाएगा कि कोई बॉडी क्यों मूव कर रही है। ये बोला जाएगा कि गाड़ी चली है 10 की स्पीड से, ये नहीं बताया जाएगा कि वो 10 की स्पीड कैसे आई है, पीछे ट्रक वाले ने धक्का मारा है, कि इंजन चली है, कि पीछे से कोई इंसान धक्का दिया है, समझ में आ रहा है, कि वो स्लैप हो मतलब क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है, ये नहीं बताएगा। ये बस बताएगा कि कितनी स्पीड जा रही है, मतलब उसके कॉज ऑफ मूवमेंट नहीं बताएगा, किस कारण वो मूव कर रही है। फिजिक्स का ब्रांच होता है मैकेनिक्स का ब्रांच होता है काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे मोशन, ठीक है। तो बात करते हैं हम सर मोशन के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, मोशन। देखिए मोशन, अकेला मोशन पढ़ना अच्छा नहीं लगता। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करिए समय के साथ साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन। अच्छा नहीं लगा सर, डेफिनेशन बता के छोड़ दिए। तो देखिए फील करते हैं ना कि मोशन क्या होता है। तो मोशन को फील करने के पहले हमें इसके साथ साथ रेस्ट भी पढ़ लें कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। रेस्ट एंड मोशन ये दोनों कैसे हैं, रिस्पेक्टिव टर्म्स हैं, ठीक है। इसको फिजिक्स में बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऐसे समझिए, सिंपल सा फिजिक्स तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं ना, सिंपल से हम अपने आपस में बात कर रहे हैं अगल बगल वाली। बोला जाए कि मुकेश अंबानी सर धनी है कि गरीब है, आपके एकदम दिमाग से निकलेगा तुरंत कि सर धनी है। क्यों? क्योंकि अपने से कंपेयर कर लिया। अब मैं वही रोक के पूछूं अगर कि मुकेश अंबानी सर बिल गेट्स से या वेन जोसेफ से धनी है कि गरीब है? वेन जोसेफ जानते हो ना कौन है, अमेजोन के मालिक। धनी है कि गरीब है? तो आप कहोगे सर उनसे तो गरीब है लेकिन हमसे धनी है। ये क्या है, कंपैरिजन हो रहा है, मतलब रिलेटिव टर्म्स है। किससे आप रिलेट करके बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है? रिलेट करके बात कर रहे हो। मैं बोलूं, आप किसी टीचर को बोलते सर ये टीचर अच्छे हैं, लेकिन उनसे भी कोई अच्छा मिल जाता है, तो यानी कि आप बुरे से कंपेयर कर रहे हो। अच्छा बुरा क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। मोटा पतला
किसी को आप मोटे बोल रहे हो लेकिन उससे भी मोटा है कोई, वो मोटा भी किसी को मोटा बोल सकता है ना। तो मोटा पतला, लंबा छोटा, धनी गरीब, ऐसे ही टर्म्स आते हैं मोशन और रेस्ट। रेस्ट और मोशन, कोई इंसान किसी के लिए धनी है तो किसी के लिए वो गरीब भी है किसी के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही कोई चीज़ अगर मोशन में है तो रेस्ट भी है, वही चीज़ अगर अभी रेस्ट में है तो मोशन में भी है, अगर मोशन में है तो रेस्ट में भी है। कहोगे कैसे? जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में? बताइए रेस्ट में ना? नहीं, आप सही बोल रहे हो कि मैं रेस्ट में हूँ क्योंकि आपको हिलता हुआ नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन कोई एरोप्लेन से जा रहा है उसको मैं कैसा दिखूंगा? मैं यहाँ हूँ, एरोप्लेन यहाँ है, अभी तो इतनी डिस्टेंस है ना, इतना हो गया, मतलब पोजीशन चेंज हुआ टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हुआ, तो यही क्या कहलाता है? मोशन। समझिए ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया? किसी के रिस्पेक्ट में बात करें, इसको समझाते हैं ऐसे। ये दिख रहा है ना आपको? एक बार चेक कर लो। हाँ दिख रहा है। ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट तो जानते ही होंगे आप। लिफ्ट में खड़ा है एक इंसान ए, एक इंसान बी, अरे इनके हाथ भी है, टेंशन ना लो। ए और बी, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक तीसरा इंसान नीचे खड़ा होकर इन लोगों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। मैं सी के यहाँ कॉल किया, हेलो सी, सुन रहे हो? तो बोला यस सर बोलिए। तो मैं उनसे बात करूंगा, ये बताइए ए मोशन में है कि रेस्ट में है? मैंने कॉल किया सी के पास, बोला कि ए रेस्ट में है कि मोशन में है। तो सी ने ए के बारे में मुझे बताया कि मोशन में है। चलो मैं मान लिया कि मोशन में है, तुरंत मेरे दिमाग में आया कहीं सी गलत तो नहीं बोल रहा ना, सी गलत तो नहीं बोल रहा। तो मैंने कॉल लगाया बी के पास, बी से पूछा भाई साहब ये बताइए आप, बी जी जो बी है वो रेस्ट में कि मोशन में है? तो क्या दिखेगा? सामने इंसान खड़ा है, रेस्ट में है, तो वो बोलेगा मुझे कि अरे सर जो ए है ना वो रेस्ट में है। अब मैं कहूँगा कौन सही बोल रहा है भाई? सी बोल रहा है कि मोशन में है, बी बोल रहा है कि रेस्ट में, दोनों सच बोलते हैं। तो आप समझ में आ रहा है ना? इससे अभी लिफ्ट यहाँ है, लिफ्ट यहाँ चली गई, तो इससे क्या हो रहा है? दूर जा रही है या पास आ रही है, मतलब क्या हो रहा है? डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में मोशन में। लेकिन सामने मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक इंसान यहाँ खड़ा है और बजरंग बली इस घर को उठा के उड़ गए, तो हम दोनों क्या आपस में? रेस्ट में। लेकिन नीचे कोई खड़ा इंसान वो क्या चिल्लाएगा कि सर मोशन में है, उनके साथ वाला दोस्त भी मोशन में है। आ रहा है समझ में? रेस्ट और मोशन समझ में आ गया होगा। जब तक दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो तब तक हम बात नहीं कर सकते मोशन की। मोशन तभी होगा जैसे मेरे कैमरा और आप हो। कैमरा भी ऐसे समझो, मैं सेल्फी ले रहा हूँ और मैं घूम रहा हूँ। सेल्फी मतलब कैमरे और मेरे डिस्टेंस बराबर है, मैं कहीं भी चला जाऊँ, दोनों क्या है आपस में? रेस्ट में। लेकिन आप देखोगे कि जो मेरे पीछे की जमीन है, जो पीछे कोई भी चीज़ दिख रहा हो, कुत्ता बिल्ली कुछ भी, उसमें सेल्फी में वो क्या होगा? वो मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, चाहे वो बैठा हो, क्योंकि हमारा मोबाइल और उससे डिस्टेंस लगातार बढ़ घट रहा है, तो क्या है? मोशन में। आया होगा समझ में? नहीं आया? एक और एग्जांपल लेते हैं ना, नहीं आया तो ये है हमारी माता जी अर्थ, धरती माँ। इस पे दो दोस्त बैठे हुए हैं, ए दोस्त बी दोस्त, और ये है हमारे मामा जी मून, चंदा मामा। चंदा मामा पे एक इंसान बैठा हुआ है, एलियन। वाह एलियन सर, एलियन से मेरा संपर्क हो गया। मैंने बोला ए रेस्ट में कि मोशन में है, तो सी जी बोले कि ए मोशन में। क्यों? क्योंकि अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है और मून भी रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज हो रहा है, तो क्या बोल रहे हैं कि मोशन में। यही बात मैं बी से पूछूं ए क्या है, तो क्या बोलेगा कि रेस्ट में, क्योंकि पास में बैठे हुए हैं दोनों, पीठ में पीठ एकदम चिपका के, तो क्या बोलेगा कि रेस्ट में। वही इंसान ए इसके लिए रेस्ट मोशन में और इसके लिए रेस्ट में। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। तीसरा एग्जाम्पल ये हुआ, स्कूल से छुट्टी हुई आपकी, आपका दोस्त भी साइकिल से है और आप भी साइकिल से हो, ए भी साइकिल से है और बी भी साइकिल से। साइकिल देख लेना, थोड़ा अच्छा बनाया हूं, ये मॉडर्न जमाने का साइकिल है। दोनों क्या है, कंधे पे हाथ रख के
और एकदम बात करते हुए स्कूल के, अरे वो अरे उसकी बात इसकी बात करते हुए चल रहे हैं, वो आपस में क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि उनके बीच का जो गैप है ना, जो डिस्टेंस है, वो नहीं चेंज हो रहा है समय के साथ साथ। समय के साथ अगर ये चेंज होता तो इसको हम क्या बोल देते कि मोशन में। लेकिन यही एक बाइक वाला, यहाँ बाइक वाला एक बगल से गुजर जाए, वो क्या कहेगा कि दोनों क्या है, मोशन में है, क्योंकि अभी बाइक वाला यहाँ था इतनी डिस्टेंस पे, अभी यहाँ चला गया, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया। तो डिस्टेंस बढ़ता घटता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल चाहिए, चलिए ले लीजिए, ये तो आपके साथ हुआ है। ट्रेन है, ट्रेन के दरवाजे पे आप खड़े हो एकदम आराम से, आप देखते हो कि जो भी ट्रीज हैं, जो पेड़ है, वो क्या है, आपको छोड़ के पीछे भाग रही है, मतलब मोशन में है। क्या वो मोशन में होती है रियल में? मैं उसके साथ अगर जमीन पे खड़ा हूं तो देख रहा हूं कि पेड़ तो हिल ही नहीं रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि वो मोशन में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप मोशन में हो, इसके रिस्पेक्ट में आपकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो रेस्ट मोशन समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया अभी, जो मोशन चैप्टर है क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसलिए हमने फिजिक्स समझ लिया। फिजिक्स का एक ब्रांच होता है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का एक ब्रांच होता है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के अंडर मोशन पढ़ते हैं। अब वो भी ऐसा मोशन जिसके बारे में ये ना बताया गया कि कॉज ऑफ मोशन क्या है, ये मोशन हो क्यों रहा है। ठीक है, मतलब भी सिंपल लेवल पे, आगे हम पढ़ेंगे कि कोलिजन से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो मैकेनिक्स, प्योर मैकेनिक्स होगा 11th में। यहां तक समझ में आ गया? अब किसकी बात करूं मैं, इसको आप नोट करिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपके चैप्टर मोशन, आपका चैप्टर क्यों बोल रहा हूं, 9th में पहला चैप्टर है आपका, है मेरा भी चैप्टर है। तो मोशन में जो सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। क्या क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी हिंदी होती है, हिंदी में लिखना थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, विस्थापन। ठीक है, और इसकी होती है हिंदी दूरी। ठीक है, चलिए, सर ने क्या बोला आपसे कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है सर, फिजिकल क्वांटिटी है तो आपको इसका डिफिनीशन थोड़ा बताइए सर। तो देखिए, जो सिंपल बता रहा हूं मैं, जानते हो डिफिनीशन से मुझे प्यार नहीं है, क्योंकि डिफिनीशन आपके बुक में है, आप वहां से रट सकते हो। तो डिस्टेंस होता है जो एक्चुअल लेंथ होता है ना, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। इसका होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है, तो आप समझ जाना कि यहाँ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है सर, ये तो डेफिनेशन की बात हुई, थोड़ा समझाओ ना सर, कैसा क्या बोल रहे हो आप। तो देखिए, ए बी, ए से बी तक जाने का क्या रास्ता है, मैं ऐसे भी जा सकता हूं, तो ये जितनी दूरी तय हुई ना, इसी को क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। लेकिन यही बात करूं मैं ए से बी की, तो जो एकदम सीधा रास्ता होता है, दूरी कम दूरी, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। बस ये अभी समझा रहा हूं। ठीक है, पहले तो आप क्वेश्चन करोगे मुझसे, क्वेश्चन आना चाहिए था आपके मन में, सर फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपने बोला था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। अरे हाँ, वो तो यूनिट होती है सर, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। और क्या होता है सर, या तो वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा, आपने ये भी बोला था। तो चलो चेक करते हैं कि दोनों क्या है, चेक करते हैं ना। एक्चुअल लेंथ, अरे मुझे मिल गया, यूनिट तो मिल गया, तो यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ है तो लेंथ की यूनिट मीटर, जिसमें आते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट मीटर। ठीक है, यानी कि दो काम हमारे हो गए, हमने डिफिनेशन देख लिया, उसकी यूनिट देख ली। सर ये स्केलर है कि वेक्टर है, चलो इसको भी देखते हैं। ए से हम बी पे गए, बी से
हम सी पे गए, यहाँ 5 मीटर चला और यहाँ पे 3 मीटर। ठीक है, एक्चुअल लेंथ कितना होगा 5 + 3 मतलब 8 मीटर। चलिए इसका डिफिनीशन कहता है, यही चीज लेते हैं हम ना कि ए से 5 चला और बी से सी जाने में 3 चला। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, हमें किसकी बात करनी है, फाइनल और इनिशियल की। पूरे रास्ता नहीं देखना, ये एक्चुअल पाथ होता है। इसमें क्या देखते हैं हम, एक्चुअल पाथ कि किस रास्ते से हम गए हैं, पूरा कवर करते हैं। इसमें क्या होता है, हमें बस फाइनल और इनिशियल पॉइंट देखना है। तो इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, फाइनल क्या है, सी है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, 4 होता है ना, 16 और 9 25, हाँ ये हो जाएगा 4 मीटर। आ रहा है समझ में सर? तो इससे कैसे पता चला कि स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? आराम से आराम से, यही चीज ए से बी गए हम 5 मीटर, ये 90 पे मुड़े थे, 90 पे ना मुड़ के हम 3 ऐसे मुड़ जाए। ठीक है, बी से ये सी अब पॉइंट नहीं रह जाएगा, डी तक चले गए हम। चले कितना है, देखिए डिस्टेंस कितना आएगा, 5 3 8, यहां भी 5 3 8, मतलब डिस्टेंस कितना आएगा, 8 ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ 4 आया, यहाँ क्या 4 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। यानी कि जैसे ही हम अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं इसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो ये क्या होगा, जिसकी डायरेक्शन चेंज होने से वैल्यू चेंज हो जाए, वेक्टर। तो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी होगा, देखो आप कैसे भी ले जाओ इसको, यहां से इधर ले जाओ 3, चाहे इधर ले जाओ 3, सब 8 ही होगा। आ रहा है समझ में? तो ये कैसे यूनिट होगी, एक स्केलर। एक डिफरेंस देखने को मिला आपको, 2 डिफरेंस, ये एक्चुअल लेंथ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या और डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं मैं, ये एक सर्कुलर ट्रैक है दौड़ने वाला। ए भाई साहब यहां से दौड़ना स्टार्ट किए, ए भाई साहब यहां से दौड़ना स्टार्ट किए। भाई साहब ने कितना चक्कर लगाया, 4 रिवॉल्यूशन, 4 चक्कर लगाया भाई साहब ने। कितना चक्कर लगाया, 4 चक्कर। ठीक है, पहला चक्कर आके यहां कंप्लीट किया, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, मतलब यही जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो मैं पूछूं अगर डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो एक्चुअल होता है, यानी कि जितनी इनकी एनर्जी खर्च हुई है दौड़ने में, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस, यानी कि 4 × 2πr। आपको पता है एक चक्कर लगाने में 2πr होता है, इसकी जो पेरीमीटर होता है 2πr, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। अब बात करूं मैं डिस्प्लेसमेंट की, तो सर आप तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल देखना होता है। दौड़े थे भाई साहब यहीं से और पहुंच कहां गए, यहीं पे, यानी कि टोटल कितना चले, 0। अगर आप थोड़ा भी चले हो तो कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक्चुअल है, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? अब मैं बात कर रहा हूं, ये भाई साहब 3.5 रिवॉल्यूशन लिए हैं। कितने चक्कर लगाए भाई साहब ने, 3.5 चक्कर। पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर और 3.5 चक्कर में यहां पहुंच गए। अब मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो कितना हो जाएगा, 3.5 × 2πr, जो एक्चुअल होता है भाई, 3.5 चक्कर लगाया है, जितने दूरी तय की है वो गया। अब मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट में क्या देखते हैं, इनिशियल और फाइनल, यहां और यहां, बीच का कुछ नहीं देखना हमें, इनिशियल फाइनल। कितना चला, ये क्या होता है, कौन सा डिस्टेंस होता है, डायमीटर इक्वल टू 2r। आ रहा समझ में? और भी एग्जांपल लूंगा, एक एग्जांपल समझते हैं ना। क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्लास में मैं ऐसे मुड़ के लिख रहा हूं, आप उठे और अपने दोस्त को मार के आके फिर बैठ गए। मुझे क्या लगेगा,
मैंने तो आपको देखा नहीं कि आपका क्या हुआ बीच में, मतलब आप जाके मार के फिर आ गए। तो मेरे लिए जो दिखेगा वो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। आप उठ के और मार लिए तो कितना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0। लेकिन जो आपके क्लासमेट्स हैं वो तो देख रहे हैं ना कि आपने कितनी दूरी तय की, वो दूरी है, वो देख रहे हैं आपका रास्ता। तो आप वहां से जाके ऐसे आए तो वो क्या है, डिस्टेंस। अगर वही आप अपने दोस्त को मजाक करके मार के दूसरे के डेस्क पे बैठ गए, टीचर पीछे घुमा तो उसको क्या देगा कि आप सेकेंड बेंच पे बैठे हुए थे, अभी फोर्थ पे हो, तो उनको क्या लगेगा कि आप 2 डेस्क से पीछे गए हो। उनको क्या लगेगा, 2 डेस्क से पीछे गए हो। लेकिन हो सकता है कि आप 7वें डेस्क पे किसी को मार के आके वहां बैठे हो, तो टीचर को क्या दिखा, उनको रास्ता नहीं दिखा, उनको इनिशियल और फाइनल दिखा। ठीक है, इस पर और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप कॉपी करिए। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये ए है पॉइंट, यहां से राम श्याम मोहन कोई भी चलना स्टार्ट किया, बी तक गया। ये है 8 किलोमीटर, कितनी दूरी तय किया, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर जाने के बाद उसके मन में ना जाने क्या आया, वो आ गया यहां पे, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। पहला केस है। इस केस में अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस पूरा देखता है, क्या क्या किए हो, गए हो 8 किलोमीटर, आए हो 3 किलोमीटर, यानी कि टोटल कितना हो गया, 8 + 3 = 11 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो कितना हुआ, इनिशियल और फाइनल देखना है। तो यहां से चला था और पहुंचा है यहां पे, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 - 3 = 5। देखिए कभी भी माइनस नहीं करते, समझिए क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से समझोगे तो आसानी रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसको डायरेक्शन के साथ रखें ना, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, 8 का, प्लस बी से सी तक आया। देखो अगर मान लो इस डायरेक्शन को मैं डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव मान रहा हूं तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव में कितना चला, -3 प्लस -3 = 5 किलोमीटर। आ रहा समझ में, मैंने माइनस नहीं किया है, मैंने डायरेक्शन के साथ किया है कि अगर जाने में को प्लस मान रहे हैं तो आने को माइनस मानेंगे। ठीक है, आया समझ में यहां तक। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन ए से बी तक चला, ए से बी तक गया, फिर वापस, मैं इसी लाइन पे आ रहा है, मैं नीचे दिखा रहा हूं, फिर वापस आके सी पे पहुंच गया, और सी और ए सी के बीच का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। ठीक है, और ये कितना है, 8 किलोमीटर। ए से बी गया, फिर बी से सी आ गया। ठीक है, अब देखते हैं डिस्टेंस कितना होगा। एक्चुअल कितना चला है, 8 चला है, फिर कितना चला है, 8 ये और 3 ये, देखिए यहां तक फिर चलेगा तो 8 होगा ना, फिर यहां 3, 8 3 11, मतलब 19 किलोमीटर वो चला है। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, देखिए डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव निगेटिव की बात कर रहा हूं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना आप। अब पूरा हमें वेक्टर क्वांटिटी ही पढ़ना है इस चैप्टर में। ये देखना जो भी हमारे कैलकुलेशन होंगे, काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशन होते हैं, काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशंस आएंगे, उस इक्वेशन में हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज ही देखने हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में गए हम +8, इस डायरेक्शन में -11, कितना आ गया, -3 किलोमीटर। सर माइनस में कैसे आ गया, सर माइनस में कैसे आ गया, आप बता नहीं रहे हो, तो माइनस में कैसे आ गया, क्यों आ गया, हम इस डायरेक्शन को प्लस माने थे, इधर आया तो इसको हम माइनस में मानेंगे, यानी कि जहां से वो चला था उससे भी पीछे चला गया। ठीक है, डायरेक्शन इसी को बोलते हैं। तो क्या आ गया, निगेटिव आ गया। यहां क्या आया, पॉजिटिव आया, निगेटिव आया। अब देखिए तीसरी कंडीशन आती है, ए से बी गया इंसान 8 किलोमीटर, बी से फिर ए पे आ गया 8 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना होगा,
8 + 8 = 16 किलोमीटर एक्चुअल है, एक्चुअल लेंथ होता है डिस्टेंस। अब मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो कितना चला है +8 और इधर -8। देखो इसको भी मैं ऐसे लिख दूं तो कितना हो गया 0 किलोमीटर। अब यहां से एक बात निकल के आती है, अब यहां से एक बात आता है, एक और केस ले लेता हूं ना तो सारा क्लियर हो जाएगा। 4th केस, एक इंसान यहां से चला, मतलब यहीं रुका हुआ है, 3 दिन तक यहीं रुका है, तो डिस्टेंस कितना होगा 0। अगर रेस्ट में है, किस में है रेस्ट में, तो डिस्टेंस 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0। यानी कि रेस्ट में है तो ही डिस्टेंस 0 हो सकती है, बाकी कभी भी ये तीनों केस किसके थे मोशन में। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर किसी बॉडी का मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी मोशन में हो तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, अगर बॉडी रेस्ट में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 होगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर समझ में आ गया हो तो कॉपी करिए, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं। अब हमारा सुंदर सा प्यारा सा मोशन चैप्टर में जो अगला फिजिकल क्वांटिटीज है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। किससे स्टार्ट करें, डिफिनीशन से ही कर ले, ठीक है। स्पीड क्या होता है, स्पीड का डिफिनीशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम बोलेंगे, स्पीड को दिखाना है तो v से, ठीक है। क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके फॉर्मूले होते हैं वेलोसिटी का, v वेक्टर है, ये वेक्टर है, मैं बताऊंगा कैसे। टोटल डिस्प्लेसमेंट कुछ होता नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट में बोल दूं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी अपॉन टाइम, टोटल टाइम टेकन। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वो है वेक्टर, तो आप लिख लो यहीं पे, ये हो गया स्केलर, ये हो गया वेक्टर। अब बोलोगे कि सर उसमें तो समझ में आ गया सर, डायरेक्शन चेंज हो रहा था तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी, इसमें कैसे होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल ये हुआ कि जैसे मान लो कि मैं बाइक चला रहा हूं, बाइक से जा रहा हूं, तो उस बाइक पे जो उस समय दिखा रहा है, मान लो 60 लिख रहा है, 60 km/h। अच्छा, इसकी यूनिट की मैं बात नहीं किया, यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, इसकी यूनिट मीटर पर। यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट पहले डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि आपको बीच में समझ में आता है। km/h में लिख दिया हूँ क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हो, मीटर पर सेकेंड ले लिया, ठीक है। मुझे मीटर पर सेकेंड गाड़ी पे दिखा रहा है, वो क्या है, वो जो दिख रहा है वो क्या है, वो स्पीड है। कहने का मतलब है मैं अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा हूँ 60 से तो 60 दिखाएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा हूँ तो 60 दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्केलर। लेकिन यही चीज अगर मैं बाइक से इधर जा रहा हूँ 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर के, तो ये दिखाएगा +60। अगर इधर आ रहा हूँ 60 से तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, -60, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एक सर्कुलर पाथ पे झूला है, झूले पे हम घूम रहे हैं, तो कभी भी मतलब एक टेंजेंट होता है, उसकी वेलोसिटी टेंजेंट से दिखाई जाती है। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60, स्पीड तो सेम है, 60 से घूम रहा है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी देखो, अभी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन के साथ आता है।
और स्पीड क्या आता है, स्केलर के साथ आता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब एक बात आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, तो यही डिस्कस कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब उसी क्षण स्पीड कितनी होगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड रियल में कुछ होता नहीं, ये भी एक एवरेज ही होता है, ठीक है। जैसे मैं बाइक पे बैठा हुआ हूं और मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, मेरे पीछे दोस्त बैठा हुआ है, मैं बाइक से जा रहा हूं, मेरे घर से कॉल आया मेरे दोस्त के पास। आप देखिए बाइक पे समझ में आ जाता है कि आप बाइक पे हो, फोन से पापा बोले उधर से, अरे कितनी स्पीड में चल रहे हो तुम लोग। तो वो क्या करेगा, जब पापा को बताना होगा तो तुरंत जो देख के बताएगा वो क्या है, इंस्टेंटेनियस। जैसे मान लो मैं 60 की स्पीड चल रहा तो पापा को क्या बताएगा, 60 किलोमीटर। ये क्या हो गया, उस समय की स्पीड। उस समय की स्पीड कितनी है, तो ये इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। क्या ये उसी समय का होगा जब पापा पूछे हैं, नहीं। देखो मान लो पापा अगर 10:30 5 सेकेंड पे पूछे ये बात, उस इंसान को बताने में जो मेरे पीछे बैठा है, हो सकता है ना कि 10:30 हो जाए, अगर बहुत तेजी भी करे तो 1 सेकेंड का अंतर आ गया। इंस्टेंटेनियस रियल में कुछ होता नहीं। हाँ, लेकिन ये बोला जाता है कि जस्ट उनका जो टाइम, ये बोला जाता है कि उनके बीच का जो टाइम गैप है वो लगभग कितना हो जाए, 0 के करीब हो जाए। तो ये क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस। इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की। इसको कॉपी करिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, देखिए एवरेज कभी भी कब निकाला जाता है, एक या एक से ज्यादा कोई चीज हो तभी तो एवरेज निकाल पाएंगे ना हम। एवरेज किसका निकलता है, एक से ज्यादा कोई चीज हो, मतलब ये बात होती है एवरेज स्पीड। जैसे मान लीजिए कि ए से बी हम v1 स्पीड से गए, कितने से, v1 से। बी से सी कोई डिस्टेंस हो, ये s1 डिस्टेंस हो गया, s2 डिस्टेंस हो गया। बी से सी, मैं स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं ताकि उसका भी एग्जांपल यही से हो जाए। आप समझना कि मतलब मैं स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं एक ही डायरेक्शन में। v2 स्पीड से गया और टाइम कितना लगा, t1, टाइम कितना लगा, t2। सी से डी डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस होगा s3, v3 स्पीड से गया, टाइम कितना लगा, t3। डी से ई गए v4 स्पीड से, टाइम लगा, सॉरी डिस्टेंस कितनी है, s4, और टाइम कितना है, t4, ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज कितना है, देखिए ए से बी अलग स्पीड, अलग डिस्टेंस, अलग टाइम है, यहां अलग है, यहां अलग है, मतलब कितने पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 और 4 पार्ट। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 अपॉन टाइम कितना लगा है, t1 टाइम यहां लगा है, t2 टाइम यहां लगा है, t3 टाइम यहां लगा है, t4 टाइम यहां लगा है। आ रहा समझ में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बीच में स्पीड से मतलब ही नहीं है, कितने स्पीड से गए, क्या गए, तो यहां से क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी होता है एवरेज वेलोसिटी सम ऑफ टोटल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ टाइम। मतलब सम ऑफ टोटल वेलोसिटी का मतलब v1 v2 v3 v4। देखो मैं वेक्टर क्यों लगा रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि ये चीज v3 इधर ही गया होता तो माइनस हो जाता, तो आप ये ध्यान देना v1 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि पहले v1 a से b यहां गया, फिर b से c उधर गया, इस पे डिपेंड करता है।
टोटल वेलोसिटी हो गया। और नंबर ऑफ टाइम क्या है? टोटल टाइम और नंबर ऑफ टाइम का मतलब समझो, एक टाइम यहां अलग टाइम है, यहां 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो क्या हो जाएगा v4। आ रहा है समझ में? v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन v4 आ रहा है समझ में? जैसे मान लीजिए कि यही चीजें अगर 5 बार होती, 1 2 3 4 5, v1 v2 v3 v4 v5, तो क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5, और कितने हैं टोटल? नंबर ऑफ वेलोसिटी यहां लिख सकते हो, नंबर ऑफ वेलोसिटीज। कितने नंबर ऑफ वेलोसिटीज हैं? 1 2 3 4 5। आ रहा समझ में? एवरेज स्पीड समझ में आ गया होगा? एवरेज इसका क्या होगा? इसका नहीं बोलते कि एवरेज क्या दे रही है गाड़ी, सुने हो ना? तो एवरेज क्या है कि हम 3-4 दिन चला के देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना चले और टोटल टाइम मतलब कितना माइलेज दे रही है, तो उससे पता चल जाता है। और ये बात करूं मैं, क्या बात, इसकी यूनिट क्या होगी? ऊपर क्या है? S1 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 S1, ये क्या है? टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या हो गया? मीटर पर। नीचे टाइम है सेकेंड। यहां आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। 5 का तो कोई यूनिट होगा नहीं, तो मीटर पर सेकेंड। आया समझ में आपको? मुझे लग रहा है कि आ गया होगा। ये ध्यान रखना कि इसमें S1 S2 S3 S4 होते हैं अपॉन T1 T2, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वहां होता है टोटल वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, देखिए बचा क्या है आपको पढ़ने के लिए, जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज का लेक्चर लंबा हो गया। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनयूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे, एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे, रिटार्डेशन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। रिटार्डेशन होता है, स्पेलिंग देख लेना, मैं बताऊंगा। मैं बता रहा हूं क्या क्या नेक्स्ट लेक्चर में करना है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन। ग्राफ से सॉल्व करेंगे, ग्राफ समझेंगे ग्राफ क्या होते हैं। उसके बाद काइनेमेटिकल इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन, इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। आ रहा समझ में? क्या क्या हमें पढ़ना है अगले लेक्चर? आज का लेक्चर लंबा हो गया, मैं सोचा था आज ही कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन लंबा हो गया। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, ग्राफ, काइनेमेटिकल इक्वेशन होते हैं। v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v² - c² = 2s। इनका प्रूफ देखेंगे हम ग्राफ से भी और ऐसे भी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।